पिटारा। पिटारा में आज विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा। आ गया नववर्ष है, हर दिशा में हर्ष है, आज सबको है बधाई और मंगल कामना। नए साल का तीसरा दिन और विविध भारती के विविधा कार्यक्रम के साथ हाजिर है आपका दोस्त यूनुस खान। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही आपको दी। साल के ये जो शुरुआती दिन हैं, ये कई मशहूर हस्तियों की याद के दिन हैं। उनकी बातें बाद में करेंगे। आज के कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं एक बहुत ही अनमोल रिकॉर्डिंग के साथ। विविध भारती के संग्रहालय में खोजबीन करते हुए हमारे हाथ लगी है आवाज हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको डॉक्टर बच्चन की आवाज में मधुशाला सुनने को मिलेगी या उनकी कविताएं सुनने को मिलेंगी। अगर ऐसा होता तो हम आपसे कहते कि ये तो बहुत सामान्य रिकॉर्डिंग्स होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए बहुत ही अनमोल रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं। ये अपनी रचना और अपने संगीत के मामले में अनमोल हैं। बताते हैं क्यों। आकाशवाणी के इतिहास में आकाशवाणी इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। साहित्य का गढ़ था इलाहाबाद, साहित्य, कला और संस्कृति का। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उन दिनों इलाहाबाद में ही रहा करते थे और इलाहाबाद आकाशवाणी केंद्र में संगीत विभाग में थे रघुनाथ सेठ। पंडित रघुनाथ सेठ जो आगे चलकर बहुत बड़े संगीतकार बने। लेकिन ये इलाहाबाद के दिन थे जब डॉक्टर बच्चन के मन में आया कि वो लोकगीतों की धुनों पर आधारित कुछ कविताएं रचें। उन्होंने वो कविताएं रच ली और रघुनाथ सेठ ने उन्हें स्वरबद्ध किया आकाशवाणी इलाहाबाद के लिए। ये जो अनमोल रिकॉर्डिंग है, ये किसी वर्ष में आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में रिकॉर्ड की गई थी। एक अनमोल प्रयोग, धुनें लोकगीतों की, कविताएं डॉक्टर बच्चन की उन धुनों पर आधारित, और जो संगीत आपको सुनाई देगा उसका संयोजन पंडित रघुनाथ सेठ ने किया था। तो चलिए, नए बरस का बहुत ही शानदार आगाज इस अनमोल रिकॉर्डिंग के साथ। मैंने गीतों में एक नया प्रयोग किया है। साहित्यिक गीत तो प्रसिद्ध छंदों और मात्राओं और तुकों के लय पर लिखे जाते हैं, लेकिन इन गीतों में मैंने लोक धुनों पर गीत लिखे हैं। इनकी लय लोक धुनों से आई है और ये गीत केवल पढ़े जाने के लिए नहीं है बल्कि गाए जाने के लिए हैं। पहला गीत है आंगन के बिरवा मीतरे। आंगन के बिरवा मीतरे, आंगन के बिरवा मीतरे, आंगन के रोप गए साजन सजीव हुआ आंगन, रोप गए साजन सजीव हुआ आंगन, आंगन के बिरवा मित्रे, आंगन के जीवन के बिरवा मित्रे, जीवन के पी की निशानी को देते पानी, पी की निशानी को देते पानी, नैनों के घट गए रीत रे, आंगन के बिरवा मित्रे, आंगन के फिर सावन बिनु मनु भावन, फिर सावन बिनु मनु भावन, सारी उम्र गई बीत रे,
जीवन के बिरवा मित्रे, जीवन के। तू अब सूखा सब दिन रूखा, तू अब सूखा सब दिन रूखा, सूखा गले का गीत रे, आंगन के बिरुआ मित्रे, आंगन के। पी की निशानी को देते पानी, पी की निशानी को देते पानी, नैनों के घट गए रीत रे, जीवन के बिरुआ मित्रे, जीवन के। फिर सावन बिनु मनु भावन, फिर सावन बिनु मनु भावन, सारी उम्र गई बीत रे, जीवन के बिरुआ मित्रे, जीवन के। तू अब सूखा सब दिन रूखा, तू अब सूखा सब दिन रूखा, रूखा गले का गीत रे, आंगन के बिरुआ मित्रे, आंगन के। अंतिम शैया हो तेरी छैया, अंतिम शैया हो तेरी छैया, दैया निभा दे प्रीत रे, जीवन के बिरुआ मित्रे, जीवन के। अब दूसरा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वर्षा का गीत है। घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। यह भूमि भली यह बहुत जली, यह और न अब जल को तरसे, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। यह भूमि भली यह बहुत जली, यह और न अब जल को तरसे, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। पर्वत भीगे घर छत भीगे, भीगे बन खेत कुटी झर से, घन बरसे। पर्वत भीगे घर छत भीगे, भीगे बन खेत कुटी झर से, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। फूटे क्यारी नव नर नारी, बहके चहके मधुमय स्वर से, घन बरसे। फूटे क्यारी नव नर नारी, बहके चहके मधुमय स्वर से, घन बरसे, घन बरसे भीग धरा गम के, घन बरसे। नव धान उठे नव गान उठे, सबके खेतों से
सब घर से घनु बरसे भीग धरागम के घनु बरसे। नव धान उठे नव गान उठे सबके खेतों से, सब घर से घनु बरसे भीग धरागम के घनु बरसे। ढोलक ठन के रूठी मन के रूठे, प्रियतम के ढिंग से घनु बरसे। ढोलक ठन के रूठी मन के रूठे, प्रियतम के ढिंग से घनु बरसे भीग धरागम के घनु बरसे। रसधार गिरे दिन सरस फिरे, पपिया तरसे न पिया तरसे घनु बरसे। रसधार गिरे दिन सरस फिरे, पपिया तरसे न पिया तरसे घनु बरसे भीग धरागम के घनु बरसे। रसधार गिरे दिन सरस फिरे, पपिया तरसे न पिया तरसे घनु बरसे भीग धरागम के घनु बरसे। अब तीसरा गीत है फूलमाला ले लो, लाई है मालिन बीकानेर की। फूलमाला ले लो लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। फूलमाला ले लो लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। बाहर बाहर बालू बालू भीतर भीतर बाग है, बाग बाग में हर हर बिरुवे धन्य हमारा भाग है। फूल फूल पर भौरा डाली डाली कोयल टेरती, फूलमाला ले लो लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। धवलपुरी का पक्का धागा, धवलपुरी का पक्का धागा, सूजी जैसलमेर की। झीनी बीनी रंग बिरंगी डलिया है अजमेर की। कलियां डूंगरपुर बूंदी की, अलवर की अम्बेर की। फूलमाला ले लो लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। फूलमाला ले लो लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। ओढ़नी आधा अंबर ढकले ऐसी है चित्तौर की, चोटी है नागौर नगर की, चोली रणथंभौर की। गंगरी आधी धरती ढकती है मेवाड़ी घेर की। फूलमाला ले लो फूलमाला ले लो लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। ऐसी लंबी माल की प्रीतम प्यारी पहने साथ में, ऐसी छोटी माल की कंगन बांधे दोनों हाथ में। पल भर में कलियां कुमलाती द्वार खड़ी है देर की। फूलमाला ले लो
लाई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की। 1 टका धागे की कीमत 5 टके है फूल की। तुमने मेरी कीमत पूछी भोले, तुमने भूल की। 1,00,000 टके की बोली मेरी दुनिया है अंधेर की। फूलमाला ले लो, आई है मालन बीकानेर की, मालन बीकानेर की, सुहागन बीकानेर की। फूलमाला ले लो, लाई है मालन बीकानेर की। मुझे पता है कि अब आपके जहन में ये रचनाएं गूंजती रहेंगी। महुआ के नीचे मोती जरे महुआ के। दरअसल डॉक्टर बच्चन की ये आवाज जहन में एकदम छप जाती है और तब हम ये समझ भी पाते हैं कि वो कितने बड़े रचनाकार थे। जहां एक तरफ उन्होंने मधुशाला, मधुबाला, निशानी मंत्रण जैसी रचनाएं रची हैं, दूसरी तरफ हिंदी को लेकर उनका जबरदस्त काम रहा है। डॉक्टर बच्चन की याद का दिन इसी महीने के आखिर में आ रहा है, तब उनकी और बातें की जाएंगी। लेकिन आज एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्मकार की याद का दिन है, चेतन आनंद। चेतन आनंद का जन्म 3 जनवरी 1921 को लाहौर में हुआ था, यानी आज उनकी जयंती है। पहले चेतन आनंद के बारे में आपको कुछ बता दें। सन 1946 में उन्होंने अपनी फिल्म नीचा नगर का निर्माण किया था और इसे लिखा था ख्वाजा अहमद अब्बास ने। वो भी आज की विविधता का हिस्सा हैं। कैसे, ये भी आपको आगे पता चलेगा। अभी तो हम आपको ये बता रहे थे कि 1946 में चेतन आनंद ने नीचा नगर बनाई, जिसे लिखा था ख्वाजा अहमद अब्बास ने, और ये वो फिल्म है जिसके जरिए हिंदी सिनेमा में सामाजिक यथार्थ के चित्रण की शुरुआत होती है, जिसकी बुनियाद पर समानांतर सिनेमा ने अपनी एक शानदार दुनिया रची थी। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी जैसे तमाम बड़े निर्देशक सामने आए थे। 6 जुलाई 1997 को उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा था। चेतन आनंद का जन्मदिन है, तो हमने अपने संग्रहालय से निकाली है उनकी आवाज। ये जयमाला कार्यक्रम के अंश हैं। हिंदुस्तान के फौजी भाइयों को मेरा सलाम। पहले फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर और लद्दाख की वादियों में आप में से कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला। उनमें से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद भी दी, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक जाना पड़ा और जिन भाइयों ने मेरी मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर सका और न ही उसके बाद मुझे शुक्रिया अदा करने का कोई मौका मिला। आज अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। आप में से बहुत से भाई इस वक्त 2000 मील तक फैली हुई हिमालय की सरहदों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबाओं की याद अक्सर आती होगी, दिल में रोमांस भी जागता होगा। तो क्यों ना आपकी तरफ से उनके लिए एक गीत पेश किया जाए। रात चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। रात चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। 3 जनवरी के बाद अब 4 जनवरी की बारी। 4 जनवरी को संगीत की दुनिया की 2 बड़ी महत्वपूर्ण हस्तियों की याद के दिन है। संगीत की बातें बाद में, पहले एक जरूरी जानकारी। 4 जनवरी को लुई ब्रेल का जन्म भी हुआ था। वही लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। कुप्रे फ्रांस में वो पैदा हुए थे और हुआ यूं कि बचपन में जब वो अपने पिताजी के साथ एक घोड़े की काठी बना रहे थे तो चाकू उछला और उनकी आंख में जा धंसा। इस तरह से एक आंख की रोशनी चली गई और समय के साथ दूसरी आंख भी जाती रही। नन्हा लुई ब्रेल नेत्रहीन हो गया, लेकिन इस बच्चे के भीतर कमाल की प्रतिभा और जबरदस्त आत्मविश्वास था। सन 1819 में लुई ब्रेल को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड्स में एडमिट कर दिया गया। यहां उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और यहीं उन्हें पता चला कि चार्ल्स बार्बर ने एक कूट लिपि बनाई है जिसके जरिए टटोल कर अंधेरे में भी शब्दों को पढ़ा जा सकता है।
चूंकि लुई ब्रेल को नजर नहीं आता था, इसलिए उन्हें ये बड़ी उपयोगी चीज लगी। उन्होंने इस पर काम किया, चार्ल्स बार्बर को कुछ संशोधन सुझाए और आगे चलकर उनका काम इस कदर बढ़ता चला गया कि सन 1829 में 6 डॉट्स पर आधारित ब्रेल लिपि का आविष्कार उन्होंने किया। आज ये ब्रेल लिपि संसार भर के नेत्रहीन लोगों के लिए आशा की किरण है और आज न केवल साइन बोर्ड्स, महत्वपूर्ण जानकारियां सड़क पर या सार्वजनिक इमारतों पर ब्रेल लिपि में होती हैं, इसके अलावा ब्रेल लिपि में अनगिनत किताबें उपलब्ध हैं जिसके जरिए नेत्रहीन लोग ज्ञान के सागर में डुबकी लगा सकते हैं, जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज के इस विविधा कार्यक्रम में हम लुई ब्रेल को भी नमन कर रहे हैं। 4 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण संगीत प्रतिभाओं की याद का दिन है। उस्ताद हलीम जाफर खान साहब 4 जनवरी को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1927 को मध्य प्रदेश के जावरा में हुआ था और उनका ताल्लुक बीनकार घराने से रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से जुड़े रहे। उनकी जो शैली है वो जाफर खानी बाज के नाम से जानी जाती है और सितार के एक अनमोल हस्ताक्षर रहे हैं उस्ताद हलीम जाफर खान। आगे चलकर उन्होंने कई फिल्मों में भी अपने साज की प्रतिभा दिखाई, जैसे मुगल आजम, झनक झनक पायल बाजे, गूंज उठी शहनाई और कोहिनूर वगैरह। सन 2006 में संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान की 4 जनवरी को पुण्यतिथि है, इसलिए आज के विविधा कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक छोटा सा टुकड़ा एक संगीत सरिता कार्यक्रम का, जिसमें वो राग भीम पलासी के बारे में बता रहे हैं और उस पर आधारित एक गाना भी सुनवा रहे हैं। उस्ताद की याद को नमन। नमस्कार। फिल्मी संगीत में और नाट्य संगीत में और हमारे सेमी क्लासिकल संगीत जिसे कहते हैं, इनका आधार इन 12 स्वरों पर, इन दोनों संगीतों का आधार है। चूंकि आज से लगभग 40 बरस का अरसा गुजर चुका है जबकि मैं फिल्मों से भी वाबस्ता था, मेरा उनसे भी ताल्लुक रहा है और मुझे इन चीज़ों को समझने का अवसर भी मिला कि रचनाकार जो रचनाएं करते हैं उसमें उनकी उपज और क्रिएशन कैसे कैसे काम करता है और वो किस तरह से अपनी रचनाओं को पेश करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे शास्त्रीय संगीत में जो पद्धति चल रही है 10 ठाटों की, उसमें काफ़ी ठाट, तो काफ़ी ठाट में बहुत से राग आते हैं, जिस तरह के ये जन्य है और जनक। तो आज काफी ठाट में एक ऐसे फिल्मी गाने को पेश किया जाएगा जिसमें कि भीमपलासी, खुद राग काफी और किरवानी को इन्होंने किस तरह से एकजा किया है। उनको जैसे त्रिवेणी संगम कैसे बनाते हैं उसको त्रिवेणी संगम किया है। तो वो है गाना ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके जो डायरेक्टर थे जिन्होंने ये रचना की है वो सी रामचंद्र और पिक्चर का नाम है अनारकली। चूंकि मैं उसमें सितार बजा चुका हूँ तो उस पीस को और जो पीस मैंने बजाया है वो आपके सामने पेश करता हूँ।
संगीत की दुनिया विराट है, जहां एक तरफ शास्त्रीय संगीत की सरजमी है, वहीं दूसरी तरफ है फिल्म संगीत का सुनहरा संसार, और एक से बढ़कर एक हुए हैं संगीतकार। जनवरी का ये महीना लेकर आता है याद पंचम की, संगीत का 5वां सुर पंचम और फिल्मी दुनिया के अनमोल संगीतकार R.D. बर्मन यानी पंचम। 4 जनवरी 1994 को पंचम इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ये वो समय था जब उनकी आखिरी फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हो रहे थे। आपको बता दें कि पंचम यानी R.D. बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को हुआ था और उनके पिता कुमार सचिन देव बर्मन त्रिपुरा के एक राजघराने के सदस्य थे। फिल्मी दुनिया के एक जाने माने संगीतकार जिन्होंने कई बेमिसाल फिल्मों में संगीत दिया और अपनी लोक शैली की वजह से बेहद मशहूर हुए। बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार सचिन देव बर्मन के बेटे पंचम को संगीत विरासत में मिला, लेकिन पिताजी ये चाहते थे कि बेटा शास्त्रीय संगीत में माहिर बने। इसलिए पंचम ने सरोद सीखा उस्ताद अली अकबर खां साहब से और तबले की तालीम पंडित सामता प्रसाद से ली। यहां तक कि उन्होंने हारमोनिका यानी कि माउथ ऑर्गन की भी ट्रेनिंग ली थी। पंचम के संगीत की दुनिया अनमोल है और आज भी दुनिया के तमाम रेडियो स्टेशंस पर गूंजते हैं पंचम के नगमे। 4 जनवरी पंचम की याद का दिन है। पंचम के असिस्टेंट हुआ करते थे बासु मनोहारी। बासु मनोहारी में बासु यानी बासु चक्रवर्ती थे और मनोहारी यानी मनोहारी सिंह, जिन्हें कोलकाता से मुंबई तक संगीत ले आया था। मनोहारी दादा सैक्सोफोन और मेटल फ्लूट बजाया करते थे और विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बरस पहले मैंने उनसे बातचीत की थी, खास तौर पर पंचम की यादें बांटने को कहा था। चलिए वही रिकॉर्डिंग सुनी जाए। याद तो उसका हर जगह पे, हर समय, हर सेक्शन पे याद आती है। एंड ही वॉज अ वेरी गुड कंपोजर, वेरी गुड पर्सन एंड बहुत गाने का जो चीज करके गया यानी वो तो कोई भूल नहीं सकते। तो उसका हर कंपोजिशन हर जगह पे हर टाइम उसका याद तो आते रहता है। फर्स्ट टाइम मुलाकात उनसे हुआ मैं जब सलील चौधरी ने कलकत्ते से मुझे लेके आए 1958 में। तो सितारों से आगे नाम था, उसका बैकग्राउंड चल रहा था। तो सलील ने बोला चलो तुमको बर्मन साहब के वहाँ भेंट कराता हूँ, मुलाकात कराता हूँ। वहाँ हम गए बॉम्बे लैब में। वहाँ पर देखा मैं R.D. बर्मन और भी 2-3 म्यूजिशियन में से एक लक्ष्मीकांत जी भी थे एंड सुमंत राज फ्लूट प्लेयर। तो वहाँ पर मतलब R.D. बर्मन के साथ मेरा पहचान हुआ। वो आए, बोले कलकत्ते से आए, सलील ने सबके साथ मुलाकात करवाया। तो सब लोग बोले अच्छा आप कलकत्ते से आए। तो पंचम ने मेरे से आया, मिला, अच्छा आप बंगाली? तो मैं बोला हाँ मैं बंगाली हूँ, समझ लीजिए। आप क्या क्या बजाते? मैं सब बताया पंचम को कि मैं फ्लूट भी बजाता हूँ। तो फिर पूछताछ हुआ तो अच्छा आप बैठो। फिर मैंने कुछ हमें 1-2 पीसेस बोले बजाने के लिए बैकग्राउंड में। तो मैंने फ्लूट ही बजाया था वहाँ पर सैक्सोफोन नहीं बजाया, मेटल फ्लूट ही बजाया था। अब उसके कुछ दिन के बाद फिर मतलब बर्मन साहब के वहाँ H.D. बर्मन के वहाँ कुछ रिकॉर्डिंग के लिए मुझे मैसेज मिला। मैं गया उधर, फिर आस्ते आस्ते उनके वहाँ कुछ रिकॉर्डिंग कभी कभी बुलाते रहते थे, तो वहाँ मैं जाते रहता था। अभी उनके फर्स्ट पिक्चर छोटे नवाब में मैंने हेलन जी का गाना था, मैंने फ्लूट बजाया था। तो उस टाइम से मतलब एक उनका कंपोजिशन का डेप्थ मालूम पड़ा, नॉलेज ऑफ इंडियन स्टाइल का गाना बनाना, कंपोजिशन उनका जो इसमें भी यानी वेस्टर्न कलर रखते हुए भी इंडियन का मिठास वो सब था उस गाने में भी। अब देखिए R.D. बर्मन का एग्जाम्पल से मैं बोल रहा हूँ, उसने देखिए आज के जो वेस्टर्न स्टाइल जैसा बनते जा रहा, जो कॉपी करते रहते हैं, वो तो 25-26 साल पहले R.D. बर्मन ने दे दिया ऑलरेडी। वो वेस्टर्न स्टाइल का कलर ला के वेस्टर्न स्टाइल का बहुत ब्यूटीफुली कंपोज करने के बाद उसमें फिर एक इंडियन ऐसा मतलब आ जाता था, तो इतना स्वीट रहता था। और वो गाने पे इंडियन मिठास जो है वो हमेशा मेंटेन किया। देखिए अब ये समझ लीजिए इसमें तीसरी मंजिल में जैसा कि
ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। अब ये गाना देखिए, इसमें मेलोडी है, अब वो थोड़ा सा एकदम कलर भी ऐसा, अनजाना नान ढूंढती हूँ, ऐसा। तो मतलब इसमें देखिए फिर बाद में म्यूजिक आया कुछ, उसमें फ्लूट मैंने कुछ थोड़ा सा प्ले किया, और कुछ म्यूजिक पोर्शन में कुछ काफी एकदम वेस्टर्न उसमें आ गया, गिटार विटार सब आ गया। तो अब देखिए इसमें कितना कलर है, वेस्टर्न इंडियन मेलोडी सब रखते हुए। तो देखिए कितना खूबसूरत वेस्टर्न एंड इंडियन मिक्स करके किया उसने। तो कंपोजिशन तो सभी कंपोजिशन बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में एंट्री दिया इंडस्ट्री में, अच्छा ब्रेक मिला नासिर साहब के वहाँ से। तो यानी ऐसा हो गया कि पूछे मत, यानी उस टाइम में शम्मी कपूर जी हीरो। अब शम्मी कपूर जी का उन दिनों में कितना मतलब, यानी दोस्त म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन का, नैयर साहब का, अब हम लोग सब सोच रहे थे उनको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, पसंद आएगा नहीं आएगा। तो फर्स्ट गाना ही हम लोगों ने ये वो हसीना जुल्फों वाले रिकॉर्ड किया हुआ था। वाह। तो ये गाना मतलब जब शम्मी जी आए सुनने के लिए, तो सुन के बोलने लगे ये रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। रिहर्सल करते हुए सुनाया, वो बहुत खुश हो गए। तो मतलब तो नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए था। तो पंचम ने बोला ठहरिए, आपको रिकॉर्ड कर लिया हुआ सुनाते हैं। तो उसके बाद एक के बाद एक गाने ऐसा बनते गए, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ये सब एक गाने में से एक स्टाइल बनते गया। तो ये सब उस पंचम का एंट्री में ऐसा काम उसने करके दिखाया ना, उसके बाद मतलब वो बहुत याद है वो टाइम। वो हम लोगों ने सब मिल के आने सिटिंग किया नाजिर साहब के घर में जाके, फिर डर डर के गाना सुना रहे। कोई गाना हम लोग आधा सुनाते, शम्मी जी ने खुद गाने लग गए, इस अंबर के नीचे। तो मतलब थोड़ा गाने लगे तो शम्मी जी ने आधा गाने लगे, क्योंकि ये गाना थोड़ा सा एक कंपोजर नेपाली था दार्जिलिंग में, अमर गुरुंग बोल के, उनका कंपोजिशन था। तो उसमें फिर आगे अंतरा आरडी का खुद का बनाया हुआ है। मुखड़ा थोड़ा सा ऐसा उसा ट्यून थोड़ा सा होने से उसमें से थोड़ा मतलब लेके खुद का कंपोजिशन मिक्स करके उसको डेवलप करके फिर अंतरा अपना खुद का बना। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। आरडी ने बजाया हुआ गाना देखिए 2-3 गाने हैं एच.डी. बर्मन के गाने जो है ना, है अपना दिल तो आवारा, इसमें आरडी ने बजाया हुआ माउथर। दूसरा गाना इसमें भी पंचम ने आरडी ने माउथ ऑर्गन बजा हुआ है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भी दोस्ती में, और उसमें भी आरडी बर्मन ने माउथ ऑर्गन बजाया। शोले में महबूबा में एक इंस्ट्रूमेंट मैंने प्ले किया था जो सोप्रानो। अब वो सोप्रानो इंस्ट्रूमेंट इट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडस्ट्री बाय आर.डी. बर्मन्स कंपोजर महबूबा, एंड उनका कंपोजिशन में एंड आई प्लेड दैट। तो इनका एक खूबी आर.डी. बर्मन का लॉट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसा सोप्रानो इसमें आया, एक मादल बोल के नेपाली वो इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया। और उसके बाद एक बॉटल देखिए, एक बॉटल सोडा का बॉटल जैसा, उसका भी उसमें वो टू 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 ऐसा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट उन्होंने मतलब इस इंडस्ट्री में यूज किया।
अच्छा, तो मुझे एक और बात याद आ गई, शोले में जो फिल्म शुरू होती है तो टाइटल के ऊपर एक म्यूजिक है। हाँ, टाइटल म्यूजिक ऐसा हुआ, उन्होंने रमेश जी ने बताया सिचुएशन ऐसा, मैं कुछ विजुअलाइज ऐसा बताऊंगा ऐसा ऐसा, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा, बैठे सब लोग, टाइटल म्यूजिक का एक कंपोजिशन स्टार्ट किया। तो मैंने बोला कि देखो ऐसा करते हैं, एक स्टार्ट करते गिटार से, रंग डा डंग डंग डा डा डंग डा डा डंग डा डंग डा डंग डंग डा डा डंग डा डा डंग डा। उसके बाद अपना भूपी जी ने कुछ निकाला उस टाइप से। उसके बाद फिर उसको आस्ते आस्ते रिदम इंट्रोड्यूस हुआ, आएगा रिदम आएगा, और उसका एक पैटर्न ऐसा करेंगे, सोल पैटर्न ऐसा करेंगे बोल के R.D. बर्मन ने कुछ बोला, तो वो एक पैटर्न उसमें अच्छा उन लोगों ने फिक्स किया रिदम का, तो वो चलते गया, चल रहा है। उसके बाद फिर हमने बोला एक कुछ फ्रेंच हॉर्न में वो एक मेलोडी आए, अच्छा रहेगा, पा 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 पा, वाह वाह वाह, पा पा पा। जब तक हम आज का विविधा कार्यक्रम तैयार कर ही रहे थे, तब तक एक दुखद खबर आ गई। साल की शुरुआत में ही हमसे विविध भारती के संस्थापकों में से एक और विविध भारती के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सत्येंद्र शरत बिछड़ गए। जी हाँ, उन्होंने इस असार संसार को विदा कह दिया। अभी बहुत समय नहीं बीता है जब आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में मैंने सत्येंद्र शरत से बातें की थी और यादों के झरोखों से उन्होंने बहुत सारी अनमोल जानकारियां हमें दी थीं। सत्येंद्र शरत रेडियो की दुनिया का एक जाना माना नाम। रेडियो नाटकों के क्षेत्र में उनका काम जबरदस्त रहा है, तभी तो हवा महल और नाट्य तरंग की उद्घोषणाओं में अक्सर आपको उनका नाम सुनाई देता रहा है और सुनाई देता रहेगा। सत्येंद्र जी को विनम्र नमन करते हुए उस लंबी बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा आपके लिए। मैं 10 अप्रैल 1929 को पैदा हुआ था अमरावती विदर्भ में। 1942 में मैंने इंटरमीडिएट पास किया, फिर मैं इलाहाबाद चला आया। और इत्तेफाक की बात है, ये जो इलाहाबाद का सबसे अच्छा प्रेस था जिसका नाम था इंडियन प्रेस, उसकी बगल में एक हॉस्टल था, जैन हॉस्टल उसका नाम था, वहां मुझे एडमिशन मिल गया। तो वो इंडियन प्रेस उन दिनों सरस्वती निकलती थी, फिर वहां मेरा कई साहित्यिक लोगों से परिचय हुआ। और सचमुच मैं कहता हूँ कि अगर मेरा दूसरा जन्म जिसे कहते हैं ना, दूसरा जन्म इलाहाबाद में हुआ। 47 के बाद जब मैंने BA कर लिया तो उस समय मेरे अध्यापक थे अंग्रेजी के, बच्चन जी, उनसे मैं विदा लेने गया तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा क्या निर्णय है, क्या सोचना चाहते, क्या करोगे तुम। मैंने कहा जाकर ये कहा कि मैं अब LT कोशिश करूंगा ताकि BT हो जाऊंगी, और उसके बाद किसी स्कूल में देहरादून में लेक्चर हो जाऊंगा या टीचर हो जाऊंगा, हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट, जहाँ जॉब मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर आग है तो उसे प्रस्फुटित होने का अवसर मिलना चाहिए। तुम वहां जाओगे तो एक संकीर्ण वातावरण है, तुम वहीं के रह जाओगे। अगर तुम आगे चलोगे तो तुम्हें भविष्य तुम्हारा बड़ा उज्जवल रहेगा। मेरा ख्याल है तुम्हें MA करना चाहिए। तो फिर मैं MA करने के लिए आ गया अपने बलबूते पे। इत्तेफाक की बात थी कि MA प्रीवियस में ही हमारे अध्यापक थे डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, वो पता नहीं क्यों मुझसे प्रभावित हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मैं आजकल हिंदी साहित्य सम्मेलन का साहित्यिक मंत्री हूँ, तो मुझे एक साहित्य सहायक की आवश्यकता है, तो तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकोगे? मैंने कहा जी हाँ कर लूंगा मैं। और मेरा काम था साहित्य सम्मेलन पत्रिका निकलती थी त्रैमासिक, उसका संपादन करना पड़ता था मुझे। और जो बहुत सारी किताबें आती थी जो सम्मेलन से छपने वाली, उनकी प्रेस कॉपी तैयार करनी पड़ती थी और प्रूफ देखने पड़ते थे। तो वो उससे मुझे जो 40 रुपए महीना मिलता था, तो मेरा प्रीवियस का खर्च तो निकल गया। अब सवाल था फाइनल में आया फिर मेरा सौभाग्य ये उन दिनों ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, आलोचक, उपन्यासकार श्री सच्चिदानंद हीरानंद सेन जी, जो अज्ञे उपनाम से लिखते थे, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित था, वो इलाहाबाद में आ गए। उन्होंने एक द्वैमासिक पत्र प्रतीक नाम से निकालना शुरू किया। मेरे कहानी संग्रह उन दिनों छप गया था। वात्स्यायन जी उन दिनों मेरठ में थे, तो मैंने उनको सम्मति के लिए भेजा था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी सम्मति उस पर लिख करके मुझे भेजी थी। तो जब वो इलाहाबाद आए तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैंने कहा मैं MA फाइनल कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कुछ समय प्रतीक के लिए दे सकेंगे? फिर मैं उनके साथ काम करने लगा। फिर मेरी बाकायदा जो ट्रेनिंग हुई है वो मेरी वात्स्यायन जी के साथ। ये संपादन कला जो है वो क्या चीज होती है, और अनुवाद जो है अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना मैंने वात्स्यायन जी से सीखा। अब मुझे बताइए कि रेडियो की तरफ आना कैसे हुआ? मेरा पहला प्ले 48 में हुआ था। जी। और फिर दूसरा प्ले भी 48 में ही हुआ था, तारीख में। फिर जब 49 में इलाहाबाद में रेडियो खुल गया तो वहां मैं अनाउंसर बनने के लिए गया था, लेकिन वो मैं नहीं बन पाया अनाउंसर।
तो मैंने रेडियो को तिलांजलि दे दी। लेकिन नाटक में लिखता था, इलाहाबाद में भी 2-3 रेडियो नाटक लिखे। फिर हरिश्चंद्र खन्ना जी थे दिल्ली में, ये बड़े जिसे कहते हैं उत्साही थे और लोगों को जिसे कहते हैं एनकरेज करने के लिए तत्पर रहते थे। तो उन्होंने एक मेरी कहानी पढ़ी थी, उसका कि इसका रेडियो नाटक बनाइए। तो पहला मेरा रेडियो नाटक दिल्ली से ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसका नाम था वो रात, वो मेरी कहानी पे आधारित था। तो इस प्रकार रेडियो में फिर उनकी वजह से मैंने और भी 2-3 नाटक यहाँ पे लिखे। सत्येंद्र जी, अब मुझे बताइए कि किस तरह से विविध भारती का विचार शुरू हुआ था और उस विचार को अमली जामा आप लोगों ने किस तरह से पहनाया था? कौन कौन वो लोग थे जो विविध भारती के कारवां को शुरू करने वाले थे? सच्चाई ये है कि विविध भारती सच तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन जब मैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पे नाटक लेखक और नाटक प्रोड्यूसर का काम कर रहा था, तो वहां पे हम सुबह हो रही थी कि रेडियो में कोई नया कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है ये कुछ किसी को पता नहीं था। वजह ये थी कि INB मिनिस्ट्री के मिस्टर पुरुषोत्तम मंगेश लाड INB के सेक्रेटरी थे और डॉक्टर BB केसकर वो हमारे ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे और श्री जगदीश चंद्र माथुर IAS वो रेडियो के डायरेक्टर जनरल थे। इन लोगों की रुचि ये थी कि साहित्यिक और कल्चरल प्रोग्राम माइनस उर्दू या माइनस लेस उर्दू ये प्रसारित किए जाए और रेडियो कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी जाए। जो एग्जिस्टिंग कार्यक्रम उस सेटअप को बंद करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में रेडियो का जाल फैला हुआ था और प्रत्येक केंद्र में या प्रत्येक क्षेत्र में जितने भी स्टेशन थे, उनके जो लिसनर थे, उनकी जो मांग थी, क्योंकि रेडियो तो अपने लिए ब्रॉडकास्ट नहीं करता सिवाय न्यूज के, बाकी तो उनकी मांग के अनुसार कार्यक्रम करने पड़ते थे। तो लगा कि ऐसा कोई एक कार्यक्रम क्यों ना तैयार किया जाए। ये मिस्टर लाड और मिस्टर जगदीश चंद्र माथुर और केसकर साहब के मन में था कि जिसमें समस्त भारत की जितने हवाएं हैं वो सब आकर के एक जगह एकत्रित हो जाए। तब ये सोचा गया कि कोई अगर ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें सारे हमारे जितने केंद्र हैं उनकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको एक साथ एकत्र किया जाए और हम ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाए जिसमें सब प्रकार की मतलब जो रिफ्लेक्ट करे पूरे भारतवर्ष की प्रतिध्वनि को। तो अंततः तो फिर ये हुआ कि नरेंद्र शर्मा जी को ये काम सौंपा जाए। नरेंद्र शर्मा जी उन दिनों प्रसार गीत का काम देख रहे थे। वो प्रसार गीत जो थे वो डॉक्टर केसकर की ही सूझबूझ थी कि फिल्मी गानों को सब्स्टिट्यूट करने के लिए सुगम संगीत नाम से एक कार्यक्रम तैयार किए गए थे वो प्रत्येक केंद्र पे। उनकी ये था कि उन गीतों को चयन करते समय उनके साहित्यिक पक्ष की ओर भी ध्यान दिया जाए और ज्यादातर गाने जो है शास्त्रीय राग रगड़ियों पे आधारित हो। अब नरेंद्र शर्मा जी के सामने जो थी समस्या ये थी कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम तैयार किया जाए जिसमें विविधता इस प्रकार की हो कि जिसमें फिल्म संगीत भी हो, जिसमें शास्त्रीय संगीत भी हो, जिसमें फोक संगीत भी हो, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल संगीत भी हो और जिसमें वार्ता भी हो, जिसमें नाटिकाएं भी हो। इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आप तैयार कीजिए। तो उसका नाम फिर नरेंद्र जी के लिहाज से उस वक्त टेंटेटिवली ये रखा गया ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम। और उसके लिए फिर नरेंद्र जी को चीफ प्रोड्यूसर बना करके चीफ प्रोड्यूसर ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम उनसे कहा गया कि अभी आपके हाथ में जो आप चाहेंगे वो आपको उपलब्ध हो जाएगा सिवाय पैसों के जी। तो फिर नरेंद्र जी ने ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और उन्होंने डिसाइड किया कि दिस विल बी लाइब्रेरी ब्रॉडकास्ट। सबसे बड़ी समस्या नरेंद्र जी के सामने ये आई उस जमाने में कि आप फिल्मी गीतों को टेप पे कैसे करेंगे, क्योंकि जितने प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने तो मना कर दिया था। क्योंकि नरेंद्र जी जब बॉम्बे टॉकीज में काम करते थे तो उन दिनों राज कपूर जो थे वो वहाँ बॉम्बे टॉकीज में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। राज कपूर तब से उन्हें जानते थे और राज कपूर उनका बहुत आदर करते थे। तो नरेंद्र जी ने राज कपूर को बुलाया और सबने बुलाया कि ऐसा हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ये जो रेडियो गोवा और रेडियो सिलोन है उनके प्रोग्राम अलग है, क्योंकि उनके तो प्रोग्राम 15-15 मिनट के कॉमर्शियल प्रोग्राम होते हैं जो विज्ञापित प्रोग्राम होते हैं। हम तो अपने कार्यक्रम तैयार करेंगे। हम फिल्मी गानों को जाहिर है कि हमें टेप पे तो हमें करना ही पड़ेगा। आपत्ति इस बात पे थी अगर आपने टेप पे किया तो एक गाने पे बजाने के जो आप 6 आने 8 आने देते हैं वो तो बंद कर देंगे आप, वो तो एक गाने को आप कई बार बजाएंगे। तो ये आश्वासन दिया गया कि जो टेप का गाना है वो तो 2 ही बार बजाया जाएगा, उसको इरेज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नरेंद्र जी ने सब लोगों को इस चीज के लिए राजी कर लिया कि हम फिल्मी गानों के अधिकार आपको इस उसमें देंगे कि आप जो भी कार्यक्रम आप बनाने जा रहे हैं उसमें आप हमारे फिल्मी गानों का इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग। ये नरेंद्र शर्मा जी के शब्द हैं जी। तो नरेंद्र जी का इतना सम्मान था, वो आज तक है सम्मान उनका उनके जाने के बाद भी। तो ये नरेंद्र जी के ऊपर ये काम सौंपा गया। तो फिर नरेंद्र जी ने एक रूपरेखा बनाई, उन्होंने इसका नाम रखा ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें व्यक्तियों की आवश्यकता थी। तो उन दिनों क्योंकि नरेंद्र जी बॉम्बे में थे वो वहीं काम करते थे और मिस्टर KS मलिक स्टेशन डायरेक्टर थे जो कि प्रोग्रामों में बहुत रुचि रखते थे। तो मलिक साहब से भी राय ली गई। तो मलिक साहब ने, क्योंकि मैं दिल्ली में था और भटनागर साहब भी दिल्ली में ही थे, तो मलिक साहब ने कहा कि मुझे और भटनागर साहब को और विनोद शर्मा जी को, इन तीनों को तो बॉम्बे बुला लीजिए आप।
तो हम तीनों को असिस्टेंट प्रोड्यूसर बना करके बुला लिया गया। ये रिफत सरोश बॉम्बे में ही काम करते थे और मलिक साहब क्योंकि बॉम्बे ट्रांसफर हो गया था मलिक साहब का दिल्ली से, तो वहाँ कुछ दिनों में उन्होंने रिफत साहब को काम करते देखा तो उन्होंने लगा कि ये भी काम के आदमी है, तो रिफत साहब को ले लिया गया। और उन दिनों डायरेक्टरेट में डॉक्टर राम मराठे थे, डायरेक्टर प्रोग्राम्स थे, वो नागपुर के थे, वो नागपुर स्टेशन में काम कर चुके थे। उन्हें मिस्टर भृंग तुपकरी से परिचय था उनका, तो उनका भृंग तुपकरी भी इस काम के लिए बड़े उपयोगी हो गए। तो ये हम 4 लोग बुला लिए गए और इस प्रकार विविध भारती जो है उसको कहा गया कि ये 15 अगस्त से काम करना शुरू करेगी। और हम लोगों को कहा गया ये सामान बांधो, हम तीनों ने सामान बांधा, मुंबई पहुंच गए। रिफत तो मुंबई के थे ही, भृंग तुपकरी भी नागपुर से आ गए। अब हमारे सामने ये समस्या थी कि करना क्या है, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे। नरेंद्र जी से कहा, नरेंद्र जी ने कहा मैं एक रूपरेखा तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों को सबको बुलाऊंगा। तो फिर बुलाया गया हम लोगों को। उसमें बॉम्बे स्टेशन के भी जो अनाउंसर थे जैसे शील वर्मा थे और मधु शर्मा जी थे, ये इन लोगों को भी बुलाया गया। उन्होंने फिर वो पढ़ा चार्ट कि ऐसे ऐसे होगा, इस टाइम से इस टाइम पे एक प्रोग्राम होगा मधुबन। तो हमने कहा इसमें ये भी डाला जा सकता है, हाँ ये भी किया जा सकता है। रंग तरंग क्या होगा, उनका रंग तरंग में ये होगा। तार हार में क्या होगा, इसमें इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होगा। इस तरह से उन्होंने एक रफ चार्ट बना दिया कि ये प्रोग्राम होंगे इनके लिहाज से। फिर ये होगा कि ये रत्नाकर में क्या होगा। उस समय रत्नाकर में ये था कि रत्नाकर में किसी दिन हास्य नाटिका होगी, किसी दिन रत्नाकर मतलब उन्होंने कहा कि रत्नाकर जो है समुद्र है, तो कभी रत्न मिलते हैं, कभी घोंगे भी मिल जाते हैं, कभी सीप भी मिल जाती हैं। तो रत्नाकर प्रोग्राम जो है वो इस प्रकार का होगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। चौबारा में क्या होगा, चौबारा में फोक सॉन्ग उनके टेस्ट के साथ। तो ये इस तरह से फिर लोगों को कार्यक्रम बांट दिए गए। फिर ये था कि वहाँ ये एक स्टूडियो होना चाहिए, तो वो पैराग्राफ जो था वो एक ही पैराग्राफ था। तो उसीलिए फिर ये हुआ कि एक मिस्टर मेढेकर थे, उनसे कहा गया कि एक टेम्परेरी स्टूडियो वहाँ पे तैयार कर दिया जाए जहाँ प्रोग्राम बने। क्योंकि पहले ये था कि प्रोग्राम जो है उनकी रूपरेखा यहाँ बनेगी, रिकॉर्डिंग वहाँ पे होगी बॉम्बे में, वो संभव नहीं था क्योंकि बॉम्बे स्टेशन पहले ओवरलोडेड था। उन्होंने कहा हमें डे टू डे प्रोग्राम करने में हमें दिक्कत होती है, तो ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो एक छोटा सा स्टूडियो वहाँ पे बना दिया गया, उसमें एक पैराग्राफ था और एसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए एक मशीन लगा दी गई कि जब जरूरत होगी तो उसको ऑन कर दिया जाएगा, जब रिकॉर्डिंग होगी तो उसको बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार से एक टेम्परेरी स्टूडियो वहां बना दिया गया। ये शुरुआत हुई। और उसके बाद जब हमने कार्यक्रम बनाने शुरू कर दिए तो ये कहा गया कि क्योंकि ये शॉर्टवेव पे प्रॉब्लम होने वाला था जी, और बॉम्बे और मद्रास से दोनों वाला हो रहा था, तो ये हुआ कि हर प्रोग्राम की हमें 2-2 प्रतियां बनानी पड़ेंगी, क्योंकि एक मुंबई से प्रसारित होगी, दूसरी जी हाँ मद्रास से प्रसारित होगी, चेन्नई से। तो हम लोगों ने जब पहले 7 दिन के प्रोग्राम बना लिए, तो उसके बाद उन 7 दिन के जो या 4 दिन के प्रोग्राम जो थे एडवांस लेकर के मिस्टर BS भटनागर को चेन्नई भेजा गया, उससे तो मद्रास था जी। मैं एक बात बताना भूल गया, इस बीच में फिर ये तय हुआ जब ये कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई तब नरेंद्र जी ने ये कहा कि ऑल इंडिया वैरायटी प्रोग्राम जो है इसकी जगह इस कार्यक्रम का नाम विविध भारती होगा। तो वो सबने स्वीकार किया कि हाँ ये विविध भारती नाम जो है ये बहुत अच्छा है। जितने भी सब लोग कहा गया कि अब विविध भारती के नाम से इस कार्यक्रम में आप कॉन्ट्रीब्यूशन भेजा करें। सिर्फ हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते थे, पत्रावली, जिसमें पहले 5 दिन के जो पत्र थे वो नरेंद्र शर्मा जी की ओर से लिखे गए थे, विविध भारती की ओर से श्रोताओं को, और जिन्हें मिसेस प्रमीला ठाकुर ने पढ़ा था। उन 5 दिनों में पत्रावली में इस कार्यक्रम के बारे में तरह तरह की सूचनाएं दी गई थी और उनमें कहा गया था, आमंत्रित किया गया था श्रोताओं को ये कार्यक्रम सुनने के लिए कि इसमें आपको विविधता मिलेगी। और फिर ये हुआ कि जब हमारे 4 दिन के प्रोग्राम तैयार हो गए तो वो टेप सारे इकट्ठे करके उनकी भटनागर साहब बॉम्बे चले गए। बॉम्बे स्टेशन पे ये था कि सुबह 6 बजे से शिफ्ट शुरू होती थी या 7 बजे से, तो 12-1 बजे तक रिफत सरोश काम करते थे, गजला बनाते थे रिफत सरोश, और 12-1 बजे के बाद से 2 बजे से 8 बजे तक मैं करता था, और 8 बजे के बाद से रात को 2 बजे तक भृंग तुपकरी करते थे। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, हम लोगों ने देखा हमारी तो तैयारी ही नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त को करना था और जुलाई में हम पहुंचे, हमारे पास 1-1.25 महीना था और सब भाग दौड़ में हो रहा था कार्यक्रम, हसल बसल, एक तरफ बॉम्बे स्टेशन, एक तरफ वर्ल्डी। तो ये हुआ कि विजयदशमी है 3 अक्टूबर को, तो 3 अक्टूबर को अगर कार्यक्रम शुरू किया जाए तो ये सबको बहुत पसंद आई बात। तो फिर ये निश्चित हुआ कि चलो और थोड़ा रिलैक्स हो गए हम लोग कि हमें 3 अक्टूबर को हमें प्रोग्राम प्रसारित करना है। 3 अक्टूबर को सारे प्रोग्राम जो है उनके आरंभ किए जाएंगे। सत्येंद्र शरद की याद में आपने उनके एक लंबे इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा सुना। सत्येंद्र जी का जाना प्रसारण की दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान है, बड़ा आघात है। हम विविध भारती परिवार की ओर से सत्येंद्र जी को विनम्र नमन करते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास का रचना संसार बहुत ही विराट था। वो फिल्में बनाते थे, पत्रकार भी थे और कहानियां भी लिखा करते थे, साहित्यिक कहानियां। उन्हीं की एक कहानी अबाबील को किसी जमाने में स्वर दिया था विविध भारती के हमारे पुराने मशहूर सहयोगी कब्बन मिर्जा ने। तो चलिए ख्वाजा अहमद अब्बास की कहानी सुनते हैं,
कब्बन मिर्जा की जबानी कहानी का शीर्षक है अबाबील। उसका नाम तो रहीम खां था, लेकिन उस जैसा जालिम शायद ही कोई हो। गांव भर उसके नाम से कांपता था। न आदमी पर दया करे न जानवर पर। एक दिन रामू के बच्चे ने उसके बैल की पूंछ में कांटे बांध दिए थे, तो रहीम खां ने बच्चे को मारते मारते उसे अधमरा कर दिया। अगले दिन इलाके के सरकारी अफसर की घोड़ी उसके खेत में घुसाई, तो लाठी लेकर घोड़ी को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई। लोग कहते थे कि कमबख्त को खुदा का खौफ भी तो नहीं है, मासूम बच्चों और बेजबान जानवरों तक को माफ नहीं करता। ये जरूर नरक की आग में जलेगा। लेकिन सब उसकी पीठ पीछे कहा जाता था। सामने एक शब्द कहने का किसी में साहस न था। एक दिन बिंदु की जो शामत आई तो कह दिया, अरे भाई रहीम खां, तू क्यों बच्चों को मारता है? बस उस बेचारे की वो दुर्गत बनाई कि उस दिन से लोगों ने उससे बात करनी भी छोड़ दी कि ना मालूम किस बात पर बिगड़ पड़े। कुछ एक का ख्याल था कि उसका दिमाग खराब हो गया है, उसे पागल खाने भेज देना चाहिए। कोई कहता था अब की बार किसी को मारे तो थाने में रपट लिखवा दो। लेकिन किसकी मजाल थी कि उसके खिलाफ थाने में गवाही देकर उससे दुश्मनी मोल लेता। गांव भर ने उससे बात करनी छोड़ दी, लेकिन उस पर कुछ असर न हुआ। सुबह सवेरे वो हल कंधे पर रखे अपने खेत की ओर जाता दिखाई देता। रास्ते में किसी से न बोलता, लेकिन खेत में जाकर बैलों से आदमियों की तरह बातें करता। उसने दोनों के नाम रख छोड़े थे, नत्थू और छिद्दू। हल चलाते हुए बोलता जाता था, क्यों बे नत्थू, तू सीधा नहीं चलता? ये खेत आज तेरा बाप पूरा करेगा। और अबे छिद्दू, तेरी भी शामत आई है क्या? और फिर सचमुच उन बेचारों की शामत आ जाती। सूत की रस्सी की मार दोनों बैलों की कमर पर घाव पड़ गए थे। शाम को घर आता तो वहां अपनी बीवी बच्चों पर क्रोध उतारता। दाल या साग में नमक कम या ज्यादा हुआ तो बीवी को उधेड़ डाला। कोई बच्चा शरारत कर रहा है, उसे उल्टा लटकाकर बैलों वाली रस्सी से पीटते पीटते बेहोश कर दिया। अर्थात प्रतिदिन एक संकट आया रहता। आसपास के झोपड़ों वाले रोज रात को रहीम खां की गालियों की तथा उसकी बीवी और बच्चों के मार खाने और रोने की आवाजें सुनते, लेकिन बेचारे क्या कर सकते थे? अगर कोई रोकने जाए तो वो भी मार खाए। मार खाते खाते बेचारी स्त्री तो अधमरी हो गई थी। 40 वर्ष की आयु में 60 की मालूम होती थी। बच्चे जब तक छोटे छोटे थे तो पिटते रहे। बड़ा जब 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन मार खा के जो भागा तो आज तक वापस ना लौटा। पास के गांव में उसके एक नाते का चाचा रहता था। उसने अपने पास रख लिया। स्त्री ने एक दिन डरते डरते कहा, हिलासपुर की तरफ जाओ तो जरा नूरू को लेते आना। बस फिर क्या था, आग बगूला हो गया। मैं उस बदमाश को लेने जाऊं, अब वो खुद भी आया तो टांगे चीर कर फेंक दूंगा। वो बदमाश भला क्यों मौत के मुंह में वापस आता। 2 साल बाद छोटा लड़का बिंदु भी भाग गया और भाई के पास रहने लगा। रहीम खां को अपना क्रोध उतारने के लिए बस एक स्त्री ही रह गई थी। सो वो बेचारी इतनी पिट चुकी थी कि अब अभ्यस्त हो चुकी थी। लेकिन एक दिन रहीम खां ने उसे इतना मारा कि उससे भी न रह गया। और अवसर पाकर जब रहीम खां खेत पर गया हुआ था, वो अपने भाई को बुलाकर उसके साथ अपनी माँ के घर चली गई और पड़ोसन से कह गई कि आए तो कह देना कि मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रामनगर जा रही हूँ। शाम को रहीम खां बैलों को लिए हुए वापस घर आया तो पड़ोसन ने डरते डरते बताया कि उसकी स्त्री कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चली गई है। रहीम खां ने परंपरा के विपरीत चुपचाप ये बात सुनी और बैल बांधने चला गया। उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी अब कभी वापस ना आ सकेगी। अहाते में बैल बांधकर जब वो झोपड़े के भीतर गया तो एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। कोई नजर ना आया तो उसको पूंछ से पकड़कर दरवाजे से बाहर फेंक दिया। चूल्हे को जाकर देखा तो ठंडा पड़ा था। आग जलाकर रोटी कौन डालता? बिना कुछ खाए पिए ही पड़कर सो रहा। अगले दिन रहीम खां जब सोकर उठा तो दिन चढ़ चुका था, लेकिन आज उसे खेत पर जाने की जल्दी न थी। बकरियों का दूध दोहकर पिया और हुक्का भरकर पलंग पर बैठ गया। अब झोपड़े में धूप भराई थी। एक कोने में देखा तो चाले लगे हुए थे।
सोचा कि लाओ सफाई ही कर डालो। एक बांस में कपड़ा बांधकर जाले उतार रहा था कि खपरेल में अबाबीलों का एक घोंसला नजर आया। 2 अबाबीलें कभी अंदर जाती थीं, कभी बाहर आती थीं। पहले उसने इरादा किया कि बांस से घोंसले को तोड़ डाले, फिर न जाने क्यों कर एक घड़ौंची लाकर उस पर चढ़ा और घोंसले में झांक कर देखा। भीतर 2 लाल लाल से बच्चे पड़े चूं चूं कर रहे थे और उनके माता पिता अपनी संतान की रक्षा के लिए उसके सिर पर मंडरा रहे थे। घोंसले की ओर उसने हाथ बढ़ाया ही था कि एक अबाबील ने, शायद माँ थी, अपनी चोंच से उस पर आक्रमण कर दिया। अरे अरे आग फोड़ेगी, उसने अपना भयानक कहकहा लगाकर कहा और घड़ौंची पर से उतर आया। अबाबीलों का घोंसला सलामत रहा। अगले दिन से उसने फिर खेत पर जाना शुरू कर दिया। गांव वालों में से अब कोई उससे बात न करता था। दिन भर हल चलाता, पानी देता या खेती काटता, लेकिन शाम को सूरज छुपने से कुछ पहले ही घर लौटाता और हुक्का भर कर पलंग पर लेटकर अबाबीलों के घोंसले की ओर निहारता रहता था। अब दोनों बच्चे भी उड़ने के योग्य हो गए थे। उसने उन दोनों के नाम अपने बच्चों के नाम पर नूरू और बिंदु रख दिए थे। अब संसार में इसके मित्र के 4 अबाबील ही रह गए थे, लेकिन लोगों को आश्चर्य था कि बहुत दिनों से किसी ने उसे अपने बैलों को पीटते नहीं देखा। नत्थू और छिद्दू प्रसन्न थे। उनकी पीठों पर घाव के निशान भी लगभग गायब हो गए थे। रहीम खां एक दिन खेत से जरा सवेरे चला आ रहा था कि कुछ लड़के सड़क पर कबड्डी खेलते हुए मिले। उसको देखना था कि सब अपने जूते छोड़कर भाग गए। वो कहता ही रहा, अरे मैं मारता थोड़ी हूँ। आकाश पर बादल छाए हुए थे। वो जल्दी जल्दी बैलों को हाँकता हुआ घर लाया। उन्हें बांधा ही था कि बादल जोर से गरजा, जोर से, और वर्षा होने लगी। भीतर आकर किवाड़ बंद किए और दिया जलाकर उजाला किया। नियम अनुसार बासी रोटी के टुकड़े कर उन्हें अबाबीलों के घोंसले के पास एक ताकचे में डाल दिए। अरे ओ बिंदु, अरे ओ नूरू, उसने पुकारा, लेकिन वो बाहर न निकले। घोंसले में जो झांका तो चारों अपने परों में सिर दिए सहमे बैठे थे। ठीक जिस स्थान से छत में घोंसला था वहां एक छिद्र था और उसमें से वर्षा का पानी टपक रहा था। यदि कुछ देर ये पानी इसी तरह आता रहा तो घोंसला तबाह हो जाएगा और बेचारी अबाबीलें बेघर हो जाएंगी। ये सोचकर उसने किवाड़ खोले और मूसलाधार वर्षा में सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ गया। जब मिट्टी डालकर छिद्र को बंद करके वो नीचे उतरा तो पानी से बेतरह भीग चुका था। पलंग पर जाकर बैठा तो कई छींकें आईं, लेकिन उसने परवाह न की और गीले कपड़ों को निचोड़ चादर ओढ़कर सो गया। अगले दिन सुबह को उठा तो पूरे बदन में दर्द और सख्त बुखार था। कौन हाल पूछता और कौन दवा लाता। 2 दिन उसी हालत में पड़ा रहा। जब 2 दिन उसे खेत पर जाते हुए न देखा तो गांव वालों को परेशानी हुई। कालू जमींदार और कई किसान शाम को उसे उसके झोपड़े में देखने आए। झांक कर देखा तो वो पलंग पर पड़ा आप ही आप बातें कर रहा था। अरे ओ बिंदु, ओ नूरू, बिंदु, नूरू, बिंदु, नूरू, कहाँ मर गए? आज तुम्हें खाना कौन देगा? कुछ अबाबीलें कमरे में फड़फड़ा रही थीं। बेचारा पागल हो गया है, कालू जमींदार ने सर हिलाकर कहा। सुबह अस्पताल वालों को खबर दे देंगे कि इसे पागल खाने भिजवा दें। दूसरे दिन सुबह को जब उसके पड़ोसी अस्पताल वालों को लेकर आए और उसके झोपड़े का दरवाजा खोला तो वो मर चुका था। ये था आज का विविधा कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत तो नए साल का स्वागत करते हुए अपने खजाने की एक अनमोल रिकॉर्डिंग से हुई थी, जिसमें हरिवंश राय बच्चन लोक धुनों पर आधारित कविताएं गा रही हैं। इसे आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। आज के इस कार्यक्रम में हमने चेतन आनंद को याद किया, ख्वाजा अहमद अब्बास की एक कहानी आप तक पहुंचाई। हमने याद किया उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां को और पंचम को भी। और नए साल की शुरुआत में ही हमसे बिछड़ गए पंडित सत्येंद्र शरद को भी हमने नमन किया और उनके इंटरव्यू का एक हिस्सा आपको सुनवाया।
अगले हफ्ते मिलेंगे विविधा कार्यक्रम में। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई हैं। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।